नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पे। आज का टॉपिक है शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अनुसूचियाँ। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को हमने कवर किया, यानी कि भारत में जो संवैधानिक विकास की यात्रा थी उसको हमने 3 खंड में पढ़ा। उसके बाद हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन सभा में, संविधान सभा में किस तरह से संविधान बना, उसके क्या क्या डायमेंशंस थे, उसको हमने कवर किया। फिर अगले लेक्चर में हमने कवर किया कि प्रियम्बल को, प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना को। आज उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अनुसूचियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में थोड़े बेसिक पॉइंट्स हम वो जान लेते हैं कि शेड्यूल है क्या, ये क्यों ज़रूरी है। तो शेड्यूल्स आर बेसिकली टेबल्स विच कंटेन्स एडिशनल डिटेल्स नॉट मेंशन इन द आर्टिकल्स। अब देखिए, हमने आपको बताया था जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? प्रियम्बल से, यानी प्रस्तावना से होती है। फिर उसमें क्या होता है? पार्ट्स हैं। पार्ट्स मतलब संविधान के भाग, और कुल कितने भाग हैं? 22 भाग। और इस 22 भाग के अंदर 395 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स हैं। ठीक है, 395 अनुच्छेद है। तो प्रियम्बल से शुरुआत होती है, फिर आता है पार्ट्स। पार्ट्स के अंदर 395 अनुच्छेद है। फिर कुछ चीज़ें और भी ऐड की गई हैं जिन्हें हम शेड्यूल कहते हैं। तो शेड्यूल में है क्या? शेड्यूल एक तरह की सूचियां हैं, एक टेबल है जिसमें ऐसे कुछ प्रावधान किए गए हैं जो पार्ट्स में नहीं मिलते, जो आर्टिकल्स में नहीं मिलते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो कि लिखे गए हैं, सूचीबद्ध किए गए हैं, विच आर टेबल्ड, दैट इज कॉल्ड शेड्यूल। समझ में आ रहा है? हाँ, आगे देखते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो पार्ट्स में नहीं दिखाई देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली हैड 8 शेड्यूल्स। मतलब जो हमारा मूल संविधान था, यानी कि जो संविधान सभा ने संविधान पारित किया था, उस समय केवल 8 अनुसूचियाँ थीं। तो आज वर्तमान में कितनी है? आज वर्तमान में अगर हम देखें तो वो कितनी है? 12। तो 12 कैसे हो गई भाई? 8 से 12 कैसे हुई होंगी? सोचिए ज़रा इस बारे में कैसे 8 से 12 हुई? वो कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई जिसकी वजह से 8 से 12 हुई? तो जवाब क्या है कि संशोधन प्रक्रिया। जब भी संविधान में कुछ भी हटाया जाता है या कुछ भी जोड़ा जाता है तो उसे हम संविधान संशोधन कहते हैं। और संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है? सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। किसके पास है? पार्लियामेंट यानी संसद। तो देश की संसद जो है वो संविधान के अंदर कभी भी संशोधन कर सकती है। हालांकि उसके संशोधन करने की जो शक्ति है वो सीमित है। ऐसा नहीं है कि पूरा संविधान बदल सकती है। संविधान का जो मूल ढांचा है, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके बारे में आगे हम डिटेल में देखेंगे। मूल संरचना में बदलाव ना करते हुए अगर कोई संशोधन किया जाता है तो उसे मान्य किया जाएगा। तो 8 अनुसूची से बढ़ाकर इसे बाद में अलग अलग संशोधन के माध्यम से 12 अनुसूचियाँ कर दी गई हैं। तो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो देयर आर टोटल 12 शेड्यूल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। हाउ मेनी शेड्यूल्स वर देयर इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो देयर वर ओनली 8 शेड्यूल्स। उस समय केवल 8 अनुसूचियाँ थी। अभी कौन कौन से संविधान संशोधन है उसका मैं लिस्ट दूंगा। जैसे कि पहला संविधान संशोधन 1951, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर 52वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर 73वां और 74वां के माध्यम से 11 और 12 जोड़े गए। वो आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से शेड्यूल्स हैं। तो इसमें देखेंगे कि पहले दो टेबल आपको नज़र आएंगे। पहला जो कॉलम है उसमें जो है आपको अनुसूचियों की बात होगी कि कौन सी अनुसूची है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चिंता मत करिए, कौन सी अनुसूची में किस तरह के प्रावधान किए गए हैं यही पूछा जाता है। और इसका ट्रिक है, आसानी से याद हो जाएगा। ट्रिक बहुत आसान है, आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें प्रोविजंस को देखना ज़रूरी है। तो जैसे पहली अनुसूची की बात करते हैं, इसमें किस तरह के प्रावधान, यानी इसकी क्या विशेषता है? तो इसमें है, इट कंटेन्स द नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ स्टेट्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड। इतना डिटेल में जानने की जरूरत, इसमें केवल एक शब्द आपको याद रखना, टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र। क्या?
क्षेत्र। तो भारत के जो भी क्षेत्र है, भारत का जो भी क्षेत्र है, कहाँ तक भारत की सीमा लगती है उसका वर्णन है। भारत इस क्षेत्र के अंदर कितने राज्य हैं, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, इस समय कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य। तो 28 राज्य का डिटेल कहाँ पर होगा, पहली अनुसूची में होगा। कितने संघ शासित प्रदेश हैं, 8। उन 8 यूनियन टेरिटरीज का डिटेल कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। समझ में आ रहा है। तो भारत के अंदर कुल कितने राज्य हैं, कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं, अगर संविधान में इसका कहीं उल्लेख है तो वह है पहला अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल हैज़ द प्रोविज़न ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब जैसे कि याद करो, अभी हाल ही में क्या किया गया, जम्मू कश्मीर को जो दर्जा दिया गया था स्टेट का, उसे समाप्त करके उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो कैसे बनाया गया होगा, इस पहली संविधान जो ये पहला फर्स्ट अनुसूची है, जो फर्स्ट शेड्यूल है, इसमें अमेंडमेंट किए गए होंगे। इसके अंदर पहले 29 राज्यों का उल्लेख था, अब उसे घटाकर 28 किया गया होगा। समझ में आ रहा है। हाँ, तो एक संविधान संशोधन किया गया था, एक संशोधन करके ही इसे जो घटाया बढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी जो अनुसूची है वो सेकंड शेड्यूल है, वो देख लेते हैं। सेकंड शेड्यूल, इसमें है प्रोविज़न इन रिलेशन विथ अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, एमोलमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ढेर सारे इसमें संवैधानिक जो मुखिया है उनकी बात की गई है। पहले 2 में है क्या, तो दूसरी अनुसूची में केवल एक चीज़ याद रखना है आपको, एमोलमेंट्स यानी कि वेतन व भत्ता। पहले वाले में आपको क्षेत्र याद रखना है, टेरिटरी, दूसरे वाले में एमोलमेंट्स यानी कि वेतन व भत्ता। अब ये वेतन और भत्ता किसका किसका है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं, जी है, वो जो कार्य कर रहे हैं वो हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, वो हमारे देश के कार्यकारी प्रमुख हैं, एग्जीक्यूटिव हेड है। तो उनको कुछ वेतन दिया जाता है, कुछ उनको भत्ते दिए जाते हैं, वो जो सुविधाएं दी जाती है उनका पूरा का पूरा उल्लेख कहाँ पे मिलेगा, सेकंड शेड्यूल में मिलेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कितनी सैलरी मिलती है, अगर आपको जानना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, सेकंड शेड्यूल। इसके अलावा जो अलग अलग राज्यों में जो राज्यपाल हैं उनकी भी सैलरी का उल्लेख कहाँ पर है, सेकंड शेड्यूल में है। स्पीकर ऑफ लोकसभा और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा की सैलरी का उल्लेख यहाँ पर है। चेयरमैन और राज्यसभा, जिसे हम वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उनका भी उल्लेख है यहाँ पर। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, विधानसभाओं के भी स्पीकर के भी सैलरी का उल्लेख यहीं पर है। इसके अलावा जो है विधान परिषदों के भी अध्यक्षों के भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी भी वेतन और भत्तों का पूरा डिटेल द्वितीय अनुसूची में आपको मिलता है, सेकंड शेड्यूल में आपको मिलता है। तो यहाँ पर एक ही वर्ड याद रखना है, वेतन व भत्ता। ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की सैलरी का उल्लेख यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को जो सैलरी मिलती है वो एज अ सांसद, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे मिलती है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सैलरी है उसका डिटेल कहाँ पे मिलेगा, वो पार्लियामेंट्री के जो भी रूल्स हैं, वहाँ पे जो रेगुलेशन है, जो वहाँ पे एक्ट है, वहाँ पे उनका उल्लेख अलग से किया गया है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जितने लोगों के लिखे गए उन्हीं की सैलरी का डिटेल है। बाकी अन्य जो भी संवैधानिक प्रमुख हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो, चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो, या UPSC के चेयरपर्सन, इनकी सैलरी के जो प्रावधान है उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट है। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड की बात करें, तीसरी अनुसूची की बात करें, तो तीसरी अनुसूची में एक शब्द याद रखना आपको, एफर्मेशन का अर्थ होता है शपथ या प्रतिज्ञान। इट कंटेन्स द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। शपथ का मतलब क्या होता है, जब आप ईश्वर को साक्षी मानकर कुछ प्रतिज्ञा करते हो तो उसे शपथ कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग नास्तिक होते हैं, कुछ लोग एथीस्ट होते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं, तो वो कैसे शपथ लेंगे, तो वो स्वयं का शपथ लेते हैं, स्वयं से प्रतिज्ञा करते हैं, तो उसे प्रतिज्ञान कहा जाता है। तो शपथ व प्रतिज्ञान के अंतर को समझा आपने। शपथ ईश्वर को साक्षी मानकर और प्रतिज्ञान स्वयं को साक्षी मानकर जो प्रतिज्ञा की जाएगी वो यहाँ पर बात हो रही है। अब यहाँ पर तीसरी अनुसूची में किनके शपथ का उल्लेख है, आप लोग देखते होंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर्स हैं, ये जब सत्ता ग्रहण करते हैं तो इनको राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। वहाँ पर वो लोग पढ़ते हैं कि मैं अपना नाम लेते हैं, मैं ब्ला 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 भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा व श्रद्धा रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा। ठीक है, जो मामले मेरे ज्ञान में लाए जाएंगे या जो मुझे किसी तरह से ज्ञात होंगे उन्हें मैं किसी के सामने तब तक जब तक यह जरूरी ना हो जाहिर नहीं करूँगा।
भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, इस तरह की शपथ वो लोग पढ़ते हैं। ये जो शपथ है इसका उल्लेख कहाँ पर है? तीसरी अनुसूची में। समझ में आया? तो यहाँ पर किसके किसके है? यूनियन मिनिस्टर्स, जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके शपथ का उल्लेख कहाँ पर है? यहाँ पर है। पार्लियामेंट मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी शपथ का भी उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, सीएजी, स्टेट मिनिस्टर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन कैंडिडेट्स, स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर। समझ में आ रहा है? तो ये जो भी उनके शपथ हैं, इनके जो प्रतिज्ञान है, इसका उल्लेख यहाँ पर है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट और राज्यपाल, इनका उल्लेख नहीं है, यानी कि इनके लिए शपथ का प्रावधान अलग से किया गया है। जैसे राष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ पर है? आर्टिकल 60 में है। राज्यपाल का उल्लेख कहाँ पर है? आर्टिकल 159 में है। राज्यपाल की शपथ का वर्णन कहाँ पर है? आर्टिकल 159। और राष्ट्रपति का 60 में है। तो यहाँ पर नहीं है, तो जाहिर सी बात है अलग अलग जगह पर तो नहीं होगी, मतलब यहाँ पर भी हो वहाँ पर भी हो, ऐसा तो होगा नहीं। एक ही जगह पर किसी न किसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो डॉक्यूमेंट होगा या स्टैच्यूटरी डॉक्यूमेंट होगा, वहाँ पर ही सभी संवैधानिक प्रमुखों के शपथ के डिटेल होते हैं। तो तीसरी अनुसूची में सिर्फ इतने लोगों के हैं, ठीक है। या कौन कौन है ये याद मत कीजिए, कौन कौन नहीं है ये ज़रूरी है। जैसे पिछले वाले में मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स के वेतन और भत्तों का डिटेल नहीं था 2 में, जबकि तीसरे में राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। क्लियर है? 4th शेड्यूल की बात करते हैं, चौथी अनुसूची की बात करते हैं। इट कंटेन्स द प्रोविजन इन रिलेशन टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। वर्ड यहाँ पर याद रखना है आपको, एक ही शब्द याद रखना है, राज्यसभा। अब ये है क्या, आपको पता होना चाहिए राज्यसभा जो है वो कितनी सीट है वहाँ पर। अभी वर्तमान में 245 सीट है। तो क्या सभी सीटों की जो संख्या वो प्रत्येक राज्य में समान है? बिल्कुल नहीं। उसका आधार कैसा होता है? जनसंख्या के आधार पर वो तय किया जाता है कि कितने राज्य में कितने सीटें होंगी। जैसे सबसे ज़्यादा सीटें किस में है? यूपी में 31 सीट है। समझ में आ रहा है? फिर महाराष्ट्र में है, ठीक है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटों की संख्या है। जैसे मध्य प्रदेश में कितने हैं? एमपी में 11 है। दिल्ली में कितने हैं? 3 हैं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटें हैं। सबको कितनी सीटें मिली हैं कहीं ना कहीं तो लिखना होगा। तो चौथी अनुसूची में ये सीटों की संख्या निर्धारित की गई है प्रत्येक राज्य और यूनियन टेरिटरी को। समझ में आ रहा है? हाँ। तो पहला क्या है? क्षेत्र यानी टेरिटरी। दूसरा क्या है? सैलरी यानी कि इमोलिमेंट्स यानी कि वेतन व भत्ते। थर्ड क्या है? शपथ। चौथा क्या है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन। आगे देखते हैं पांचवा, 5th शेड्यूल की बात करते हैं। इट कंटेन्स प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। मतलब अनुसूचित जो जाति व जनजाति जो क्षेत्र होते हैं उसमें प्रशासन किस तरह से किया जाएगा, कौन कौन से तरीके होंगे जिनके आधार पर वहाँ के जो अधिकारी हैं वो प्रशासनिक कार्य अपने दायित्वों को निभाएंगे, उसका उल्लेख 5th शेड्यूल में मिलता है। अभी ये आपको थोड़ा सा डाउट आएगा कि अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र होते क्या हैं। आप लोग जानते होंगे अनुसूचित जाति को शेड्यूल कास्ट कहा जाता है और अनुसूचित जनजाति को शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है। इन्हें शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब क्यों कहा जाता है? इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कास्ट हैं ये बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हैं, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से, एजुकेशनल रूप से, सोशल रूप से और इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड हैं। और ऐसी जो भी जातियां हैं इनका उल्लेख संविधान में है। समझ में आ रहा है? तो संविधान में इनको इनलिस्ट किया गया है, इन्हें सूचीबद्ध किया गया है, इसीलिए शेड्यूल्ड कास्ट है। संविधान में इनको शेड्यूल किया गया है, संविधान में इन्हें शेड्यूल किया गया है, इसीलिए इन्हें शेड्यूल कास्ट कहा है। तो ऐसे जितने ट्राइब्स हैं जिनको संविधान में शेड्यूल किया गया है उन्हें शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है। अब जो भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब होते हैं इनका जो इलाका होता है, इनका जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर प्रशासन संबंधी विशेष प्रावधान किए गए हैं। वो जो विशेष प्रावधान है वो 5वीं अनुसूची में। समझ में आ रहा है? तो 5वीं अनुसूची में आपको एक शब्द याद रखना है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, बस, इससे ज़्यादा और नहीं याद रखना है। अब छठा अनुसूची भी देख लेते हैं, 6th शेड्यूल भी देख लेते हैं। तो ये अनुसूची 5वीं अनुसूची से मिलता जुलता है। देखिए, इट कंटेन्स प्रोविजंस इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। मतलब जनजातीय क्षेत्रों कहाँ? इन द स्टेट्स ऑफ मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। समझ में आ रहा है?
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखिएगा ATM स्क्वायर, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और एम से मिजोरम, ATM स्क्वायर। तो छठी अनुसूची में ये जो 4 राज्य हैं, इनके अंदर जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर प्रशासन संबंधी विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये 5वीं अनुसूची पूरे देश में लागू होती है। इट इज इम्प्लीमेंटेबल इन अक्रॉस द कंट्री, बट 6th शेड्यूल केवल और केवल इन्हीं 4 राज्यों में एप्लीकेबल है। क्लियर हो रहा है? और वो भी केवल ट्राइबल एरियाज में। ये थोड़ा सा अंतर है। 5वीं अनुसूची पूरा शेड्यूल कास्ट, पूरा शेड्यूल ट्राइब पूरे देश में। छठी अनुसूची केवल असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के क्षेत्रों में, स्पेशली ट्राइबल। तो पहला हो गया। पहले वाले में हम लोगों ने देखा, उसमें एक शब्द याद रखिए टेरिटरी, दूसरे वाले में आपको याद रखना है एमोलमेंट्स, और तीसरे वाले में एफर्मेशन, चौथे वाले में राज्यसभा, 5वें में शेड्यूल कास्ट और छठे में अदर एरियाज। समझ में आ गया? तो 6 अनुसूचियों को आज हमने कवर कर लिया, बाकी के 6 को हम लोग कल कवर करेंगे। तो इसे याद करना बहुत आसान है। ये हमारे पास ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद कर सकते हैं। आपको केवल छोटा सा याद रखना है, क्या? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। क्या? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इसका अर्थ होता है पुराने प्रधानमंत्री के आंसू। लेकिन इंग्लिश में याद रखिएगा। जैसा टी से क्या हो गया? टेरिटरी। टी से क्या हुआ? टेरिटरी। ई से क्या हुआ? एमोलमेंट्स यानी वेतन व भत्ते, यानी दूसरे में एमोलमेंट्स और वेतन भत्ते। ए से क्या हुआ? एफर्मेशन यानी शपथ। आर से क्या हुआ? राज्यसभा। एस से क्या हुआ? शेड्यूल कास्ट। ओ से क्या हुआ? अदर शेड्यूल एरियाज। तो यहाँ तक हमने देख लिया, बाकी एफ से लेकर पीएम तक हम लोग कल देखेंगे। समझ में आ रहा है? तो आज आप हम लोगों ने शेड्यूल का आधा कवर किया, आधा कल कवर करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन उनको मिलते रहे अलग अलग अगले लेक्चर्स की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।